अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तां। इमरान खान का असम्बलिया तहलील करने का फरमान शायद ख्वाब ही रहेगा, क्योंकि हालात व वाक़यात बता रहे हैं कि इस नए बयानिए में वो दमखम नहीं है कि मकबूल हो सके या इस बयानिए और धमकी को कोई खातिर में लाए, क्योंकि इस बार इमरान खान का मुकाबला हुकूमत से नहीं बल्कि अपनों से है। मुकाबला अपनी जमात के उस भारी ग्रुप से है जो नहीं चाहता कि वक्त से पहले असम्बलिया तहलील हो। इमरान खान का मुकाबला इस बार उनसे भी नहीं है जो उन्हें रियायत देने के कायल थे और उनकी खातिर हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार रहते थे। इस बार इमरान खान का पाला चौधरी परवेज इलाही और उनके साहबजादे मोनिस इलाही से पड़ा है। कभी चौधरी खानदान की वजादारी की मिसालें दी जाती थी, लेकिन जो तहरीक अदम एतमाद के वक्त हुआ और इस एक वाक़े ने चौधरियों की सियासत और मौका परस्ती पूरी तरह अयां कर दी। अपनों के हाथों यूं धुतकारे जाने के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने साबिका बयानियों और मुतालिबात की तरह इस मुतालबे से भी पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। कभी दबे और कभी वाज़े अल्फाज में उन्हें अपनी पार्टी के रहनुमा और उनके इत्तेहादी समझा रहे थे कि असम्बलिया तहलील करना किसी के मफाद में नहीं, लेकिन इमरान खान मैं न मानू की जिद पर अड़े रहे। लेकिन आज पार्लिमानी पार्टी के इजलास और इसमें मुबैना तौर पर रहनुमाओं की जानिब से असम्बलिया तहलील करने पर तशवीश के इजहार के बाद इमरान खान बेबस होकर हुकूमत से मुज़ाकरात करने की ख्याल करने पर मजबूर हो चुके हैं। एनआरओ ना लेने के ताने देने वाले इमरान खान आज उसी हुकूमत से मुज़ाकरात के जरिए एनआरओ लेने की कोशिशों में। आज पीटीआई के पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए इमरान खान का कहना था कि हमारे साथ बैठे, बात करें और आम इंतखाबात की तारीख दें या फिर हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे। आपको मौका दे सकते हैं कि हमारे साथ बैठे, हमें बताएं क्या आप चाहते क्या है। 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो और आप मरकज़ में बैठे रहें, ये नहीं हो सकता। हमने बड़ी कोशिश की है, ये इलेक्शन का नाम नहीं लेते, ये इलेक्शन से डरे हुए हैं। इन्हें डर है कि जैसे इलेक्शन होगा ये पिट जाएंगे। इनका प्लान है कि किसी तरह मुझे नाअहल करें और जेल में डालें। उन्होंने नैब से अपने सारे केसेस खत्म कर दिए हैं। इमरान खान का इस मुताल्लिक क्या कहना था, जरा उसकी एक झलक के सामने रखता है। देखते हुए ये मैंने फैसला किया था, लिहाजा या तो हमारे साथ बैठे और बात करें कि जनरल इलेक्शन की हमें डेट दें, कब आप लाना चाहते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी असेंबली रिजॉल्व करेंगे, हम आपको मौका देंगे। हम ये आपको मौका दे सकते हैं कि हमारे साथ बैठे, क्योंकि अभी तक हमने बड़ी कोशिश की, ये पास ही नाम ही नहीं लेते इलेक्शन के। इमरान खान की मुज़ाकरात की ख्वाहिश के बाद पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इमरान खान ने हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत दी है। सब लोग सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं, हुकूमत जल्द इंतखाबात का ऐलान करे और इलेक्टोरल फ्रेमवर्क जो है वो तैयार करना चाहिए ताकि आगे बढ़ा जा सके। फवाद चौधरी इसके बाद क्या कह रहे थे, जरा वो भी आपके सामने रखता है। इमरान खान साहब ने दावत दी है हुकूमत को मुज़ाकरात की। मुज़ाकरात के लिए जो नुकात हैं हमारे बड़े वाज़े हैं। असल में तो शहबाज शरीफ साहब ने बताना है कि वो क्या चाहते हैं। चोर डाकू एनआरओ लेने के ताने देने वाली जमात और उसके रहनुमा आज हुकूमत से मुज़ाकरात की मुतमन्नी। इमरान खान मौका परस्त है, ये बात ढकी छुपी नहीं है। जब उनके खिलाफ अदम एतमाद के लिए माहौल साजगार हो गया था और उन्हें भी यकीन हो गया था कि अब जो मर्जी कर लिया जाए हुकूमत रहने वाली नहीं है, तब भी इमरान खान ने पसे पर्दा मुज़ाकरात की पेशकश की थी, लेकिन वो पेशकश ठुकरा दी गई। अब देखना यह है कि हुकूमत इस बार इमरान खान की ख्वाहिश को किस कदर संजीदा लेती है। बात मौका परस्ती की हो रही है तो यहाँ अब कुछ काफ लीग की मौका परस्ती के बारे में भी बताते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म करने के लिए जब तमाम सियासी जमातें इमरान खान के खिलाफ मुत्तहिद हुई तो उनमें काफ लीग भी शामिल थी। तमाम मामला तय हो चुके थे। परवेज इलाही को इत्तेहादी हुकूमत का मुश्तरका वज़ीर आला बनाने की खुशखबरी भी सुना दी गई थी। रात गए आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में तमाम मामला तय हुए, दुआए खैर हुई, मिठाई खाई गई और इसी प्लान के तहत अगले रोज़ पंजाब में करारदाद भी जमा करा दी गई। लेकिन सियासी और सहाफ़ती हलकों को उस वक्त शदीद झटका लगा जब मोनिस इलाही परवेज इलाही को लेकर बनी गाला पहुंचे। यूं तयशुदा मुआहदे से रूगर्दानी और तमाम सियासी वज़ादारी को पसे पुश डालकर चौधरी परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला बनने की हामी भर ली। शुरू में यही ख्याल किया गया कि शायद परवेज इलाही बेटे मोनिस इलाही की ख्वाहिश के आगे बेबस हो गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये उकदा खुलता गया कि सब फुर्तियाँ एक फ़ोन कॉल की वजह से दिखाई गई। वो फ़ोन कॉल किसने की थी और किसने मोनिस इलाही और परवेज इलाही को इमरान खान का साथ देने के लिए रजामंद किया। अब मोनिस इलाही का इंकशाफ सिर्फ इसलिए चौंका देने वाला नहीं है, उन्होंने इस बात का बरबला एतराफ़ किया है कि उन्हें सामने से कहा गया था तहरीक इंसाफ का साथ दिया जाए। इससे मुताल्लिक बहुत पहले से खबरें मौजूद थी कि डूबती कश्ती को सहारा देने का फैसला उनका नहीं बल्कि किसी और का है। लेकिन सियासी और सहाफ़ती हल्के उस वक्त दोहरी परेशानी का शिकार हो जाते थे जब दूसरी तरफ से ये मुसलसल कहा जाता रहा कि वो न्यूट्रल हो चुके हैं, क्योंकि साबिक आर्मी चीफ ये वाज़े अंदाज में कह चुके थे कि फरवरी 2022 में इदारे ने मुतफ़िका तौर पर फैसला कर लिया था कि वो न्यूट्रल रहेंगे और किसी सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करेंगे। न्यूट्रल अगर फरवरी 2022 में हुए, अदम एतमाद अप्रैल में आई और काफ लीग को किसी का साथ देने की ख्वाहिश करना, ये तमाम बातें और हकाइक एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। साबिक आर्मी चीफ ने न्यूट्रल होने के बारे में अभी चंद ही रोज़ पहले यौम दिफा की तकरीब से खिताब करते हुए क्या कहा था, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है।
तौर आर्मी चीफ आपसे आखिरी बार खिताब कर रहा हूँ और मुझे फख्र है कि मैं 6 साल इस अजीम फौज का सिपा सलार रहा हूँ। मैं काफी सालों से इस बात पे गौर कर रहा था कि हमारी फौज जो दिन रात कौम की खिदमत में मसरूफ रहती है, गाए बगाए तनकीद का निशाना बनती है, सियासत में मुदाखलत है जो कि गैर आईनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। कई हलकों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता जबान का इस्तेमाल किया। फौज पे तनकीद अवाम और सियासी पार्टियों का हक है, लेकिन अल्फाज के चुनाव और इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि फौज की क़यादत कुछ भी कर सकती है, लेकिन मामला यही नहीं रुकते। इसके बाद भी बहुत से ऐसे वाकयात हुए जिससे फरवरी में न्यूट्रल होने के बयानात की मुकम्मल नफी की। जिस तरह मुल्क के सबसे बड़े सूबे को 4 माह तक बहरान का शिकार रखा गया, पंजाब असम्बली में अदम एतमाद के मौके पर जो फसाद बर्पा किया गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। जिस तरह अदालती निज़ाम पर असरअंदाज होकर आर्टिकल 63A की तशरीह करके आर्टिकल 95 तकरीबन माजूल कर दिया गया। मुनिस इलाही के इंटरव्यू के बाद इन तमाम राजों से पर्दा उठ चुका है। पाकिस्तान में सियासत से अखलाकियात नहीं, मफादात का खेल। लेकिन यह सियासी जमातों की मजबूरी है कि उन्हें हर हाल में इक़्तिदार चाहिए। मुस्लिम लीग काफ ने जब वजारत आला मांगी तो उस वक्त की हुकूमती वज़रा तंज करते थे कि 5 सीटों वाले वजारत आला मांग रहे हैं, 7 सीटें हैं। तो जवाब आता था कि अगर 1 सीट वाला वज़ीर दाखिला हो सकता है तो 5 सीटों वाला वज़ीर आला क्यों नहीं हो सकता। इन सब तुंदो तेज जुमलों के बावजूद 7 सीटों वाले परवेज़ इलाही को हुकूमत ने पंजाब का वज़ीर आला बना दिया। लेकिन परवेज़ इलाही ने वजारत आला हासिल करने के लिए जिस तरह ख़ानदान की रवायात तरजीहात के साथ खिलवाड़ किया, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। वजारत आला की ऑफर तो दोनों तरफ से थी, लेकिन जिस तरह कौलो करार के उससे बिल्कुल पलटा खाया गया, शायद ये दुख चौधरी शुजात हुसैन और साबिक सदर और मफामत के बादशाह कहलाए जाने वाले आसिफ अली जरदारी के दिल से आएगा। उन्हें मफामत का जो सिला परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही ने दिया, शायद वो इसे कभी भुला नहीं पाएंगे। इसलिए वो ये कहने पर मजबूर है कि परवेज़ इलाही के अलावा और बहुत सारे ऑप्शंस उनके पास इस वक्त मौजूद है। इस तेजी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार सना बुच्चा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सना बुच्चा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, बिलावल ने 30 नवंबर को कह दिया था कि लिख कर रख ले, इमरान खान असेंबलियां डिसॉल्व नहीं करेंगे, वो असेंबलियों को तहलील नहीं करेंगे। और आज इमरान खान की जानिब से मुज़ाकरात की जो मशरूत पेशकश है, पेशकश नहीं बल्कि मैं मुतालबा कहूँगा कि वो हुकूमत को मुज़ाकरात से उनसे मुतालबा कर रहा है। क्या इस बात का इंदिया है कि वाकई इमरान खान असेंबलियां डिसॉल्व नहीं करेंगे और ये सियासी बढ़त थी? देखिए, इमरान खान साहब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे खुद इमरान खान साहब नहीं जानते। और देखिए ना, अगर तो वाकई उन्होंने असेंबलियाँ तहलील करनी होती और ये बात पहले सीरियसली डिस्कस कर ली गई होती दोनों ही सीएम से, जो दोनों सूबों में उनके सीएम्स हैं, तो वो एक समरी लेके सामने आते और कहते हैं ये समरी हम भिजवा रहे हैं गवर्नर को और अब हम ये करेंगे। मामला ये है कि वो बात पहले करते हैं, उस पर अमल बाद में करते हैं, उस पर गुफ्तगू शनीद बाद में होती है, उसकी आईनी कानूनी हैसियत बाद में परखी जाती है। क्योंकि इमरान खान साहब का जिस तरह से कहा जाता है, वो जहाज़ में उन्होंने जो पूरा दायरा देखा कि भाई लोग तो है ही नहीं, तो उन्होंने सोचा कि अब मेरा सेविंग ग्रेस क्या हो सकता है, तो उन्होंने कह दिया। आइडिया अच्छा था, ये एक अच्छा ट्रम्प कार्ड खेला इन्होंने। जाहिर है कि हुकूमत ज़रूर, चाहे वो माने या ना माने, बौखलाई है और बौखला भी रही है। लेकिन अगर तो कोई आईनी तौर पर ये कुछ रोक सकते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि असेंबली तहलील करके इमरान खान साहब को कुछ हासिल होगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, ये बहुत एक क्विड प्रो खो मामला है, क्योंकि ये इस वक्त हुकूमत भी जो है, जो 124 किलोमीटर की है, वो अगर ये इलेक्शंस हो जाते हैं, इलेक्शन कमीशन करवा देती है, वो असेंबली तहलील हो जाती है, वो 5 साल के लिए आपके पास फिर वही कदगन लग जाएगी। पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में यही होंगे, तो आप इस पॉलिटिक्स को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? देखिए, इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि ये सियासी जो हमारे यहाँ एक इंस्टेबिलिटी है, वो जब तक रहेगी तब तक मईशत ठीक नहीं हो सकती। खान साहब को ये समझा दे कि खान साहब, वो सियासी इंस्टेबिलिटी आप पैदा कर रहे हैं, ये आप पैदा कर रहे हैं, जो एक दिन भी चैन से ना बैठने देते हैं, ना हुकूमतों को टाइम लेने देते हैं, ना किसी को सांस लेने देते हैं। और वो इतनी हमें इतना भगा रहे हैं सबको, और वो हम उनके पीछे भागे चले जा रहे हैं। किसी का कहीं फोकस नहीं है। इस मुल्क को अनस्टेबल करने का इस वक्त जी सना बुच्चा साहब, इस मुल्क में जी मैंने कहा, इस मुल्क में आप देखिए ना, इंतशार कौन फैला रहा है, मतलब कौन लेकर आ रहा है। मतलब आपके इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या फेथ नहीं है, किसमें फेथ नहीं है? डार में फेथ नहीं है, नून लीग की हुकूमत में फेथ नहीं है, शहबाज शरीफ पे फेथ नहीं है, उनको इसमें फेथ नहीं है कि भाई इमरान खान साहब करने क्या वाले हैं, इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, हम अगले असेंबली मुद्दत पूरी करेगी नहीं करेगी, यही सवाल जन्म लेते हैं ना। तो ये सवाल जब तक इनके जवाब नहीं आएंगे और जब तक ये सवाल बार बार इमरान खान साहब उठाते रहेंगे, भाई आपको इलेक्शन की डेट दे दी है, अब इसके
आगे आपको कौन सी डेट चाहिए? नवंबर में होंगे, अगले साल होंगे, अब आपको नहीं पसंद। अच्छा देखिए, इमरान खान साहब की प्रिंसिपल पोजीशन थी कि वो चोरों और डाकुओं के साथ नहीं बैठेंगे, इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, बल्कि इस पर मरने को तरजीह देंगे। आज वो इन्हीं चोरों और डाकुओं के साथ बैठने की बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने यह कहा कि मुज़ाकरात तब हो सकते हैं कि अगर वजीर आजम खुद कहें। वो वजीर आजम जिनके मैंडेट को ये नहीं मानते थे, उनको क्राइम मिनिस्टर कहते थे। आज इमरान खान साहब को किस चीज ने मजबूर किया है? क्या अपनों के हाथों मजबूर हो गए हैं कि अपनी प्रिंसिपल पोजीशन से ही हट गए? देखिए, खान साहब का फ्यूचर क्या रह गया है, आप मुझे बता दें। रेहान, आप मुझे प्लीज बता दें कि इमरान खान साहब ने अदलिया से मामले, आप देख लीजिए फवाद चौधरी साहब की माशाल्लाह 3 दिन से क्या जबान है, वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से धोस धमकी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहे हैं, आप उनकी भी देख लीजिए कि हमें ना बताएं सिस्टम को कैसे करना है। इमरान खान साहब को सिस्टम नहीं पसंद, इमरान खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट नहीं पसंद। इमरान खान साहब आरिफ अलवी साहब को फोन करके कहते हैं जरा मेरी इनसे नए चीफ से बात करा दें, वो बात नहीं करते। मतलब इनके पास अब रह क्या गया है, ऑप्शन क्या है? फिर चोरों डाकुओं के अगर आगे भी नहीं आएंगे बकौल इनके, तो फिर कहां जाएंगे? ये क्या अकेले ही कोई आमिर है जो बरजमान हो जाएंगे, मेरे अजीज हमवतनों में आ गया हूं और अब हमें इस मुल्क में और कोई नहीं चाहिए? जनरल ज़ियाउल हक का दौर है, कोई याया खान बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? मतलब इनकी मिजाज मिलते ही नहीं है। इनको तो सिस्टम भी नहीं पसंद, इनको तो लोग भी नहीं पसंद, इनको अपने पार्लियामेंटेरियंस नहीं पसंद, इनको अपने इलेक्शन का टाइम नहीं पसंद, इनको चीफ की तैनाती में जो इस तरह से हुआ वो उनको नहीं पसंद। उनको पसंद क्या है? तो ये कौन सी सियासत कर रहे हैं, कौन सी सियासत करना चाहते हैं? ये सिर्फ अपने केसेस से बच रहे हैं। और आज उन्होंने इंडिया दे दिया है, और इसीलिए दिया है क्योंकि कल जरदारी साहब ने इंटरव्यू में बड़ा क्लियरली कहा है अरेस्ट हो सकता है। बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं जिन्होंने अभी देखिए ना, एक गार्ड चेंज ऑफ गार्ड जो हुआ है, वो इमरान खान साहब का जो शील्ड था वो खत्म हो गया है। अब जो होगा वो आइन और कानून के तहत होगा, कानून रास्ता इख्तियार करेगा, और इमरान खान साहब को हो सकता है ना एलपी किया जाए, जेल भी ऑप्शन है। अच्छा, बहुत सारी चॉइसेस इमरान खान साहब के पास थी, जैसे कि आपने उस शील्ड की बात की या कोच की बात की, जो उनकी मेंटरिंग भी कर रहा था, वो नहीं रहे। तो इसका मतलब है कि अब वो गार्डेड नहीं है, या उनके पास पिक एंड चूज की चॉइस नहीं है कि इसको पकड़ ले इसको पकड़ ले। अब हालात के मुताबिक ही होगा, और इमरान खान खासे कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये जो सियासी सूरत हाल खासी तब्दील हुई है, बड़ी क्विकली चेंज हुई है। चौधरी परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब को तो ये कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आप ऑर्डर करें, हम असम्बलियाँ डिसॉल्व कर देंगे। लेकिन सिचुएशन शायद मुख्तलिफ है। मुनीस इलाही का आना, एक इंटरव्यू देना और ये कहना कि पीटीआई को बड़ा हेड ऑन ले रहे हैं, और फिर ये कह रहे हैं कि उस वक्त जो कुछ हुआ वो किसी के कहने पर हुआ, इसका मतलब क्या समझा जाए? ये क्या बता रहा है? ये यही बता रहा है कि 1 मिनट में छोड़ने वाले और अमानत में खयानत ना करने वाले परवेज इलाही साहब के उनका फ्यूचर भी क्या रह गया है। आज वो नहीं रहेंगे चीफ मिनिस्टर, तो उनको कल कौन बनाएगा चीफ मिनिस्टर? क्या वो नून लीग से धोखा देने के बाद समझते हैं कि उनको यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा? अपने भाई से वो अलग अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं। कौन सी सियासत रह गई है उनके पास? कितनी जमात हो? आपने मुनीस इलाही साहब का कभी जिक्र खैर सुना था? हमने यही सुना था बस कि उनको सेनेट की सीट नहीं मिल रही। अच्छा जी, वो काबीना में सीट नहीं दे रहे। अच्छा, एक सीट का मसला बना हुआ है, परवेज इलाही साहब नाराज है। मुनीस इलाही साहब का इस वक्त रेन टू पॉपुलैरिटी क्या है कि ही इज क्लिंगिंग ऑन टू इमरान खान, एंड ही इज क्लिंगिंग ऑन टू इमरान खान विद लॉयल्टी फैक्टर। लेकिन जहां पे आती है मामला, जो उनकी बुनियादी नजरिया है वो इमरान खान साहब से मुख्तलिफ है, और वो नहीं बदल सकता। और वो इस मुल्क में इसी तरह से उन्होंने सियासत की और आगे भी इसी तरह से सियासत करेंगे। दे डोंट लाइक टू टेक द एस्टैब्लिशमेंट हेड ऑन, इसीलिए वो एफआईआर नहीं कटी थी। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के पास अब रह कुछ नहीं गया। जिन्होंने इनको थोड़ा सा लाड दे के कहा था कि नहीं ठीक है भाई, मैं अरेस्ट नहीं करवाने दूंगा तो मैं नहीं हो गए तुम अरेस्ट, वो भी चले गए। जो इनकी पुष्पनाई करते थे वो भी चले गए। तो अब इमरान खान साहब मरता क्या ना करता, असेंबली तहलील करें या बाहर निकलें, अब वो उनकी अलविदाई हो सकता है उनका। तो आपको क्या लग रहा है ये डिसीजन जो है कंक्लूसिव कब तक होगा ये मामला? मतलब अब ये डिलेइंग स्ट्रैटेजी है क्योंकि हुकूमत जो है इमरान खान की इस मुज़ाकरात की पेशकश को मानने के लिए तैयार हो जाएगी। मतलब ऑल्दो ये एक पॉजिटिव यू टर्न तो है कि जिसपे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के बैठने की बात हो रही है, हुकूमत की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? देखिए, आप सिर्फ इस चीज़ से बुनियादी आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब जहाँ खटक साहब को भेजा गया है, वो क्या करने के लिए भेजा गया? मनाने के लिए, मसालेहत करने के लिए, मामले को निपटाने के लिए, मामले को बेहतर करने के लिए। इमरान खान साहब कब तक लोगों पे डिपेंड करेंगे? वो मुज़ाकरात कौन कर रहा है इमरान खान साहब से? वो जाके मुज़ाकरात करते हैं, बैकडोर चैनल से बातें होती है, वापस आके इमरान खान साहब कहते हैं मैं नहीं मानता, फिर वो जाते हैं, फिर वो जलील होते हैं, फिर वापस आते कहते हैं मैं नहीं मानता। तो आप एक ऐसे आदमी के साथ क्या मुज़ाकरात करेंगे? वो आपको सिर्फ इस तगो दो और भाग दौड़ में लगाना चाहते हैं, अफरा तफरी मचाना चाहते हैं, ताकि वाकई जो केसेस पेंडिंग है, आई मीन अकबर एस बाबर ने भी तो आगे से
8 साल केस लड़ा है ना, उसने भी तो कोई कंक्लूसिव तौर पर इसको देखना है ना। अब हुकूमत अगर मसलियत पसंद थी, अब तो नहीं है, अब गार्ड चेंज हो गया है, अब हर चीज सही हो गई है, नवंबर प्लान इज इनटू एक्शन, मईशत चलानी है। और इस वक्त एक ऐसे आदमी को जो इंतशार फैलाया जा रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ आप देख लीजिए, जो तोशाखाना रेफरेंस घड़ी नजर आ गई, मिल गई, आपको पता चल गया कि कैसे काला जो पैसा है वो सफेद किया गया, कैसे स्कीम लेकर आए इमरान खान साहब, फराग होगी साहबा का मामला। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब का कोई और इस वक्त इरादा है एक्सेप्ट ये कि वो अपने आप को इन चीजों से बचाएं? अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो ये तक कह दिया कि इलेक्शंस 1 साल तक डिले हो सकते हैं। तो व्हाट आर यू लुकिंग एट? आपको लग रहा है कि इमरान खान जो अर्ली इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं, बिलाखिर ये इलेक्शन उन्हें 2023 में भी नहीं मिलेगा? मुझे तो ये लग रहा है कि इमरान खान साहब अगले इलेक्शन, बल्कि किसी भी इलेक्शन में अगले 5 साल नहीं होंगे। इमरान खान साहब की सियासत बस 124 किलोमीटर इनको कहते हैं ना, इमरान खान साहब की 124 किलोमीटर भी नहीं रह गई। अब वो अपने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में अपनी जितने अपने आप को जमा के वहां बिठा लें। और देखिए इस वक्त हमेशा क्या हो रहा है, मुल्क के पॉपुलर लीडर के बारे में कह रही हैं, आपको लग रहा है कि अगले 5 साल तक वो पॉलिटिकल मतलब बैटलफील्ड के अंदर हो गई? नहीं होंगे। पॉपुलैरिटी अगर सब कुछ दे सकती रेहान, तो फिर मुझे और आपको भी कुछ ना कुछ उस मुल्क में मिल ही जाता। तो पॉपुलर मीन्स नथिंग। लेकिन देखिए, मैं वाकई एक बात बोल, मैं इसको इन्फॉर्मेशन पे बेस कर रही हूँ, और जाहिर है कि मैं गलत भी हो सकती हूँ। मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है कि इनके खिलाफ कौन कौन से केसेस में आगे बढ़ा जा रहा है, कौन कौन सी चीजें डिस्कस हो रही हैं, और ये सब चीजें डिस्कशन में है। इस सब चीज की टाइमिंग तय थी। आप ये मत सोचिए कि कोई भी चीज आज शुरू हो रही है। कब तक इमरान खान साहब को बर्दाश्त करना था, कब तक इनके इजलास दिखाने थे, कब तक इनके जलसे दिखाने थे, कब इन पर पाबंदी लगानी थी, कब इनकी जबान रोकनी थी। आजम स्वाति साहब के साथ जो मामला हो रहा है वो कहां लेके जा रहा है, अगर आपको ये नहीं समझ आ रही तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा हम पीछे जाके देख लेते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में कौन थे उस वक्त वहां पे कोर कमांड कर रहे थे। और अब जो टीटीपी वाला मामला है, जो अब देख रहे हैं आप, आज एक धमाका काबुल में भी हुआ है, और आप ये देखिए कि ये मामलात अब तो मईशत की बिगाड़ की बात करें, फिर हम दहशत गर्दी की तरफ जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करा सकेंगे ये इंतखाबात? तो ये सिर्फ टाइम बाइंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। प्लीज इनको इतनी अहमियत देना बंद कर दें सब। बहुत बहुत शुक्रिया सलाम उच्चा साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर एंकर पर्सन तजिया उच्चा साहब हमारे साथ मौजूद थी। इनको अहमियत देना बंद कर दे और अगले 5 साल के अंदर भी वो इमरान खान साहब को कम अज़ कम पॉलिटिकल बैटलफील्ड के अंदर उस तरह से कंटेस्ट करते हुए, एक तरफ पॉपुलैरिटी है, एक तरफ वो पॉपुलैरिटी की बात करते हैं, पॉपुलर लीडर की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो खासी मुख्तलिफ और खासी तब्दील दिखाई दे रही है। अब ये एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इमरान खान की तरफ से किस प्रोपेगेंडा थ्योरी के ऊपर काम किया जाता रहा है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3 ईयर्स तकरीबन, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ये वाज़ेह हो चुका है कि इमरान खान ना इंतखाबात चाहते हैं और ना ही शफाफ जमहूरी निज़ाम उनकी ज़रूरत या तरजीह है, बल्कि वो किसी भी कीमत पर मुल्क में अनारकी पैदा करके एक ऐसा फाशिस्ट निज़ाम मुसल्लत करने की ख्वाहिश रखते हैं जिसमें खुद तने तनहा तमाम इख्तियारात का मंबा और महवर हो। आईनी तरीके के मुताबिक सिर्फ अस्करी इदारे ही उनके ताबे फरमान हो, ना बल्कि अदालतें भी इमरान खान की मर्जी के मुताबिक फैसले लिखें, नैब भी उन्हीं की मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक काम करे, और इलेक्शन कमीशन भी हर उस झूठ पर सच की मोहर लगाने पर आमादा और तैयार रहे जो इमरान खान के ज़बान से अदा हो जाए। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गुन गाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चीफ को उन्होंने खुद अपॉइंट किया, नैब के गुन गाते रहे, चेयरमैन नैब को जो है वो शाबाशी देते रहे, अदलिया के गुन गाते रहे, फैसले हक में आते रहे। लेकिन जब हमने देखा कि ये इन तमाम इदारों से इमरान खान के लिए कुछ अच्छा फैसला आने की उम्मीद न रही, तो किस तरह इन इदारों के खिलाफ फर्जा सराई की गई। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इमरान खान की जानिब से सोची समझी प्लानिंग के तहत टारगेट किया जाता रहा। मुझे जो अफसोस है वो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बददियानतदारी की है, एक तो अहलियत भी इसके अंदर नहीं है। 40 लाख लोगों को इन्होंने पता चला कि जी वो कोई कंप्यूटर मिस्टेक हुई और मर गए। आज इलेक्शन कमिश्नर सुबह ये कह रहे थे कि जी ये आइन इजाजत देता है कि आप इतनी सीटों पे इलेक्शन लड़ लें। आइन असल में आपको इन हरकतों से रोकता है। इलेक्शन कमिश्नर साहब जो आप कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जो है इसको जाना होगा, और मैं समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी चंद दिन ही है फैसला कर लें कि वो खुद जाएंगे या फिर उन्हें भेजने के लिए कोई कार्रवाई जो है वो की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसा आईनी ओहदेदार और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ उनका अपना इदारा जो एक आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और तहरीक इंसाफ के जो सीनियर ज़ोमा हैं
उनके हाथों बच नहीं पाया। ना सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बच पाए, बल्कि खुद जो अदलिया का इदारा है, अदलिया का मुकद्दस इदारा है, उसके खिलाफ भी कैसे हर्जा सराई होती रही है जब जब उन्होंने देखा कि अदलिया से फैसले हमारे हक में नहीं आएंगे। एक प्रोपेगेंडा कैंपेन कैसे हुई, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। सुप्रीम कोर्ट मुझे तकलीफ हुई, उस मुरासले को लेके मैंने कैबिनेट में रखा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा, पार्लियामेंट के सामने रखा। स्पीकर ने मुरासला साइफर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भिजवाया। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो मुरासला चीफ जस्टिस को भिजवाया कि इंक्वायरी हो। तो इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मायूसी हुई मुझे। और अफसोस की बात तो यह है कि ये तनकीद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अदलिया और फिर उसके बाद नैब तक महदूद नहीं रही, बल्कि फौज जैसे इदारे के खिलाफ जैसी तनकीद की गई, इसकी भी शायद माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाया। इनके साथ शामिल थे यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक। कभी साजिश बाहर से कामयाब नहीं होती जब तक मुल्क के अंदर मीर जाफर और मीर सादिक ना हो। अब एक बात तो माननी पड़ेगी कि इमरान खान की हुकूमत जो नोज डाइव कर रही थी अपनी पॉलिसीज़ को लेकर, अपनी परफॉर्मेंस और डिलीवरेंस को लेकर, वो एकदम से उठी, और उस वक्त उठी कि जिस वक्त उन्हें हुकूमत से निकाल दिया गया। और उसके बाद अवाम का समंदर भी देखा, पॉपुलैरिटी ग्राफ में भी इमरान खान साहब कुछ ऊपर गए, एक बयानिया भी बनाया, भले वो बयानिया पिट गया, वो साइफर साजिश का बयानिया हो, वो अदलिया के खिलाफ बात करने का बयानिया हो, वो इदारों के खिलाफ हर्जा सराई हो, बयानिया बनाने में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा फ्रंट फुट पर दिखाई दी है। ये प्रोपेगेंडा कैंपेन कैसे रन की जाती है और कैसे प्रोपोगेट होती है, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमा सीनियर सियासतदान मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद खान रोकड़ी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम रोकड़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रोकड़ी साहब, आप क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना सिर्फ हिस्सा रहे बल्कि इमरान खान के बहुत करीब रहे हैं, और इमरान खान को एक बात पर तो क्रेडिट देना पड़ेगा कि इमरान खान जैसी जो कैंपेनिंग है, जो नैरेटिव बिल्डिंग है, वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, मेन स्ट्रीम मीडिया अपने खिताबात के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर वो बयानिया तो बड़ा खूबसूरत अंदाज में ना सिर्फ बनाते हैं बल्कि उसकी आउटरीच भी बड़ी अच्छी कर देते हैं, आवाम को कन्विंस कर देते हैं, आवाम मानने के लिए तैयार भी हो जाती है कि इमरान खान सच कह रहे हैं। भले इमरान खान उसके बाद उससे रूगर्दानी करते और बता दें कि नहीं ये बयानिया तो ठीक नहीं था। तो ये बयानिया कहाँ बनता था, कौन लोग इस पे काम करते थे, ये नैरेटिव बिल्डिंग और उसकी प्रोपोगेशन आउटरीच कैसे होती थी, जरा ये तो बताइए। पहले तो थोड़ा सा आपसे गिला करता जाऊँ जी, मैंने दरख्वास्त की है कि मेरा जो ताल्लुक है उस पार्टी के साथ जोड़ना बनता नहीं है, क्योंकि मैं पार्टी से हट चुका हूँ। मैंने इसीलिए मुनहरिफ कहा है ना सर, मुनहरिफ रहनुमा आपकी इजाजत से। नहीं, मुनहरिफ भी नहीं, मुनहरिफ एक वो आदमी होता है जो इनहराफ करता है, और मैं वो आदमी हूँ जिसने असूल की बुनियाद पर एक चीज़ से इख्तिलाफ किया, और उस असूली इख्तिलाफ को वो लेकर इस सिमत के अंदर गए कि उसके बाद एक शो कॉज नोटिस है और उसके बाद उस पार्टी की एक मेंबरशिप कैंसलेशन है। आप मीडिया और तमाम वो लोग जो लॉजिक, एविडेंस, बुरहान के ऊपर जिनको लाना भी चाहिए, और आप लोग ज़्यादा उसके ऊपर आपको चलना चाहिए, आप कम अज़ कम ये चीज़ नैरेटिव को ये लेकर आएँ कि किसने किसके साथ क्या किया। हम तो पार्टी के साथ थे और एक बुनियादी इख्तिलाफ हमने किया, और वो इख्तिलाफ करना बनता था, क्योंकि हमें ये नज़र आ रहा था कि इसमें इमरान खान का भी नुकसान है, पार्टी का भी नुकसान है, और सबसे बढ़कर मुल्क का नुकसान है। और शायद हम उन लोगों में से थे, और इस तरह के और बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते कि पार्टी इमरान खान को, या जिस एक गिरोह या जिस एक जमात के साथ आदमी होता है तो उसकी सिंसेरिटी ये होती है कि वो जमात, वो गिरोह पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव, तरक्की करता हुआ आगे जाए, ना कि वो नेगेटिविटी का शिकार होकर या उन लोगों के हाथों में यरगमाल हो जाए जो कि असल उस पार्टी का असासा ही नहीं होते। हमारा इख्तिलाफ तो ये था, और तमाम नज़रियाती लोग जो पार्टी के साथ थे वो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता साइड लाइन हुए, और उनमें से हमने जब इख्तिलाफ किया तो हमें भी साइड लाइन किया गया। इसलिए जब खुद उन्होंने हमें अपने से दूर कर दिया तो नहीं बनता कि हमें हमारी निस्बत। और आप समझते हैं रोकड़ी साहब, इसका कोई फिक्स, इसका क्योर, इसका कोई दोबारा को हल नहीं है, ये अनडू नहीं हो सकता, आप ये समझते हैं? नॉट एट ऑल जी, मेरी अपनी एक स्टैंडिंग है, मेरी अपनी एक अल्लाह ताला की तरफ से हर इंसान अहम है, मेरी अपनी एक स्ट्रगल है। मैं अपनी स्ट्रगल को बिल्कुल ज़ीरो कर दूं, ना मैं किसी के कंधे पे चढ़ के आया हूँ, ना मैंने इमरान खान का आज तक फ़ायदा उठाया है, ना मैंने किसी किस्म की मुराद ली है।
तो मैं इमरान हम वो आदमी थे जो कि और हमारी तरह के और बहुत ज्यादा लोग हैं जो पाकिस्तान ठीक है, पॉइंट टेकन रोकड़ी साहब, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अब आगे चलते हैं, जुड़े हुए थे। बिल्कुल ठीक है, अब आगे चलते हैं सर। ये जो मेरा सवाल है, ये जो नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है, इसके ऊपर आप भी इमरान खान को क्रेडिट तो देना कि उन्होंने कैसे साइफर साजिश का बयानिया बनाया और फिर कौम को ये बताया कि उनके खिलाफ अमरीकी साजिश हुई है, और फिर खुद ही कह दिया कि नहीं अब मामला इससे आगे चलेंगे, हम अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। कैसे इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उन्होंने क्या क्या बात नहीं की, और फिर उसके बाद कहा ठीक है, माना कि इस्टेब्लिशमेंट इस साजिश का हिस्सा नहीं थी, लेकिन रोक तो सकते थे ना। यानी जो उन्होंने नैरेटिव बनाया फिर उसके खिलाफ खुद ही खड़े हो गए, लेकिन अवाम को कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं। ये कैसे होता था? क्योंकि आप उस हल्के में रहे हैं, उस सर्कल में रहे हैं, खान के बड़ा क्लोज रहे हैं, तो आप इनसाइड एंड आउट जानते हैं। देखें, अवाम जब तक ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, बुरहान, एविडेंस, इल्म, इसकी बुनियाद पर जब तक आपकी अवाम अपनी अवाम को आप तरवीज नहीं देंगे, तरक्की नहीं देंगे, तो आप उनके इमोशंस के साथ किसी भी सूरत में खेल सकते हैं। इस्तेमार जो है ना, जो कॉलोनियलिज्म है, उसके इफेक्ट्स में से ये है कि हम हमेशा चीज़ को डिस्गाइज करते हैं और अपने मकासद को अचीव करने के लिए हम हमेशा ड्रामाई सूरत हाल का फ़ायदा लेते हैं और ड्रामाई किस्म की सूरत हाल बनाते हैं। जब हम एग्जाम्पल देते हैं यूरोप की, तो यूरोप के अंदर जब आप इस तरह की चीज़ बाहर लेकर आते हैं तो वो आपके लॉजिक और एविडेंस को कबूल करते हैं और जहाँ पर आप गलत हों आपको गलत कहते हैं। हमारे पास ये चीज़ नहीं है। हमारे पास नई जो जनरेशन है, आप जब उसको इस तरह टैम करना शुरू करते हैं और आप उनको एक बयानिया देना शुरू करते हैं, तो उनकी जो मोहब्बत है, अंधी तकलीद है, वो इतनी शिद्दत पर चली जाती है कि वो कभी भी तराजू उठाकर किसी भी चीज़ को तोलना नहीं चाहते। वो हमेशा चीज़ को बिल्कुल ब्लाइंड फॉलोइंग करते हुए, आंखों पे पट्टी बांध कर, या ऐसी ऐनक चढ़ी होती है हमारे लोगों पे, फिरका वारियत को देख लें, मसाजिद को देख लें, पॉलिटिकल पार्टीज को देख लें, हर तरफ आप चले जाएंगे, जिस रंग की ऐनक जिसने चढ़ाई हुई है उसको हर चीज़ वही नज़र आनी चाहिए और वही दिखता है। ये हमारा अलमिया है, हमने अपनी कौम की तरबियत की नहीं है। लेकिन क्या हम इसी तरह चलेंगे? क्या हम इसी तरह आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम इसी तरह आगे जा सकते हैं? दिस इज़ द क्वेश्चन। वही चीज़ जो हम 2 साल पहले या साल पहले, मैं आपकी बात, साल पहले हम जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं, जिस चीज़ को हम अच्छा कह रहे होते हैं, जिस चीज़ की हम तारीफ़ों के गर्दानें होती हैं, गज़लें लिखी जा रही होती हैं, कुछ ही माह बाद उसी शख्सियत को, उसी चीज़ को जब हम गालियाँ निकाल रहे होते हैं, तो नीचे गालियाँ निकालने वाले भी ये नहीं सोचते कि 2 महीने पहले तो हमने यहीं पर गज़लें कही थी, यहीं पर नज़में कही थी, यहीं पर तराने पढ़े थे, यहीं पर किताबें लिखी थी। तो हमें हमारे इमोशंस के साथ खेलना आसान है। यही काम, क्योंकि ये जदीद पार्टी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सोशल मीडिया इनके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, नए गैजेट्स आ गए थे, तो उसका फ़ायदा तो उठाया गया और इसका आपको भी पता है, कौम को भी आहिस्ता 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 होश आएगा और सारों को पता है इसका। जी देखिए ना रोकड़ी साहब, 5th जनरेशन वॉरफेयर का टूल है सोशल मीडिया, जिसको प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसका आप हवाला दे रहे हैं, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, बिल्कुल इसको कैपिटलाइज तो किया गया। लेकिन आप ये देखिए कि आज जब इमरान खान साहब के सारे बयानिए पिट गए हैं, किसी बयानिए में जान नहीं रही, आज वो खुद चोरों और डाकुओं के साथ बैठने की बात कर रहे हैं, जिनके साथ वो बैठने के रवादार नहीं थे, उस पर मरने को तरजीह देते थे। तो आप ये बताइए कि क्या इतना इमोशंस हैं, ऐसा माइंडसेट जो डेवलप हुआ था, इसके बाद फिर वो लोग जो कप्तान के साथ खड़े हुए थे, चोर और डाकू की गिरदान करते थे, वो आज फिर इमरान खान के पीछे खड़े होंगे और वो कहेंगे ठीक है, इनके साथ बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, हम बैठने के लिए तैयार हैं। हाउ दिस हैपेंस? नहीं, ये अव्वल तो इतना हम इसी बात के कायल थे ना जी, कि आप इतनी रिजिड और आप इतनी ऐसी अप्रोच रखें ही ना कि जिस पे कल आपको जब यूटर्न ऐसी अप्रोच पे लेना पड़े तो आपसे सवाल हों। अब ये तमाम सवालात जो आप पूछ रहे हैं, ये तो तमाम मीडिया वालों को चाहिए कि वो एक अलहदा टाइम लें इमरान खान से। जी इमरान खान के पास वो जाएं, इमरान खान के पास वो जाएं, आप तमाम एंकर्स तमाम टाइम लें, क्योंकि ये वो सवाल हैं जो कि आपको डायरेक्टली इमरान खान से पूछने चाहिए और उनसे बैठ के बिल्कुल हम्बल तरीके के साथ, बग़ैर गुस्से के, और एक तालीमी या तामीराती डिबेट को आप लेके चलें कि हमने ये सारा कुछ क्यों किया, या पहले क्यों करते रहे और आज हम क्यों मजबूर हैं। इसका मतलब यही हुआ कि हमारे जैसे जो लोग जो इस तमाम नैरेटिव की नफ़ी करते थे कि ये तरीका ठीक नहीं है, हमें प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल अप्रोच रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, इसका मतलब है हमारा नैरेटिव ठीक था। लेकिन जिनका नैरेटिव ठीक था वो आज कहाँ पर हैं, और अगर आप उसी नैरेटिव को आज मान रहे हैं जो हम कहते रहे हैं, तो फिर आप कहाँ पर खड़े हुए हैं? इस डैमेज को आपके को कौन कंट्रोल करेगा? ये सवालात आप तमाम को इमरान खान से डायरेक्ट करने चाहिए। जी
तो रोखड़ी साहब, व्हाट आर यू लुकिंग एट, जरा क्विकली मुझे बताइए कि एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोग अब बोझ उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भले इत्तेहादी काफ लीग, मोनिस इलाही चौधरी, परवेज इलाही हो, फिर इमरान खान के अपने बड़े करीबी बड़े कनेक्टेड लोग हों, वो डिस्टेंस करते हुए नजर आ रहे हैं इमरान खान से। मतलब अब देखिए कि इमरान खान कम अज कम अगले 5 साल आपको भी पॉलिटिकल बैटलफील्ड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखें, चौधरी परवेज इलाही साहब पीटीआई के न थे न हैं। मोनिस इलाही ने अपनी एंट्री अपने ख़ानदान से हटकर करने की कोशिश की, अपने वालिद से हटकर, अपने चाचों से हटकर, यानी मोनिस इलाही ने अपनी स्ट्रेंथ से बाहर खेलने की कोशिश की, और उसके असरात आपके सामने आते जाएंगे। रही बात कि इमरान खान का नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो मैं पहले भी यही कहता था कि हर वो लीडर एक्सेप्टेबल है इस ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर जो थ्रेट नहीं है। मुझे भी थ्रेट नहीं पसंद, किसी को थ्रेट नहीं पसंद। हम ऐसा एक ग्लोब के ऊपर इंटरकनेक्टिविटी इतनी बढ़ चुकी है कि आपको एज ए क्योर सामने आना पड़ता है, आपको सामने आना पड़ता है, आपको अपने इदारों को मजबूत करते हुए आगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि प्रोग्राम का वक्त क्योंकि अपने इख्तिताम को पहुंचा, आई हैव टू वाइंड इट अप। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम हमीद खान रोखड़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।